बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या चीज है। वैसे आप लोग सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे बात भी करता रहूंगा और पूछता भी रहूंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है, आप लोगों ने मालूम है इकोनॉमिक्स जो है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उस टाइम क्या बोलते हैं, एक ही इकोनॉमिक्स चलती थी। और ऐसा भी मैं बोल सकते हैं कि जैसे अपना घर था पहले, पुराने टाइम के अंदर हम बात करें आज से 4-5 पीढ़ियां पहले, तो हमारा जो फैमिली होती थी वो क्या होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार जो होता था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या होने लगी, कंट्रोवर्सी आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, तो परिवार का क्या होने लगा, विखंडन होने लगा। उसी तरह से यहां पर इकोनॉमिक्स का भी दो पार्ट्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पार्टीशन हुआ। और इस पार्टीशन को जो हुआ वो 1933 के अंदर प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित किया, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, वो अर्थशास्त्र होता है या वो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर इंडिविजुअल की बात की जाती है, यानी व्यक्तिनिष्ठ बात की जाती है या व्यक्ति से रिलेटेड बात की जाती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है समष्टि से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, पूरा एग्रीगेटिव बात करते हैं। तो यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, व्यक्तिगत, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट, जिसको हम बोलते हैं क्या, समग्र से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप सब नए हैं, काफी लोग पुराने हैं, काफी लोग नए हैं, तो सबसे पहले क्या है कि अपना पढ़ाने का, टीचिंग का स्टाइल इसलिए है कि मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सा कुछ पूछूंगा, जिससे मेरे को थोड़ा सा मालूम चलेगा कि अपन किस किस तरह से अवेयर हैं। तो उसी हिसाब से, उसी बैकग्राउंड से क्या बोलते हैं, मैं आपको क्लास उस लेवल से लेके चलूंगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा चीज है, मेरा क्वेश्चन ये है, एक एक करके मैं पूछूंगा, वही बताएगा कि इकोनॉमिक्स का जो बाइफिकेशन हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 1933 के अंदर रैगनर फ्रिश ने किया, तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में बनाने की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन है मेरा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमारा जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया, यानी संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार में हो गया, यानी हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो अलग अलग माइक्रो और मैक्रो में बन के आ गई। तो आप बताएंगे क्या क्या रीजन है, या किस कारण से ऐसा हुआ होगा, रुपेश जी। जी सर। हाँ, तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि जो थ्योरी और पॉलिसीज होती है जो इंडिविजुअल में वर्क कर रही थी वो एग्रीगेट में वर्क नहीं कर रही थी। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि वैसी समझती पैराडॉक्स, यस सर। या इसको अपन ऐसे बोले विरोधाभास। जी अच्छा, आपका सर वो क्या है, मीडियम? सर, दोनों है, इंग्लिश हिंदी दोनों दोनों। है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंदर आपने सबसे पहले एक बोला कि पैराडॉक्स की प्रॉब्लम होने लगी, विरोधाभास की होने लगी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं व्यष्टि क्षेत्र के ऊपर तो लागू होती थी, लेकिन जैसे ही वो समष्टि के अंदर आने लगी तो वो प्रॉब्लम होने लगी, उसको पैराडॉक्स हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, यानी समष्टिगत विरोधाभास। धर्मेंद्र जी आप बताएं और क्या हो सकता है। सर ये रोल ऑफ गवर्नमेंट उसमें नहीं था सर पहले।
अच्छा, एक चीज में एक थोड़ा सा, जैसे आप बिल्कुल सही बोला आपने, अब अपना माइक बंद करो। आपने ये बोला कि 1933 में, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 1929 या 30 टू 33, ये अपना क्या था, ग्रेट डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं अपन क्या, महान मंदी। ठीक है, 1930 और 33 के बाद, तो थोड़ी सी कहानी मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि 1930 और 33 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, और 1936 के अंदर, किसके अंदर, 1936 के अंदर प्रोफेसर जेएम केन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर। उसके अंदर यह बताया था कि हमारी मंदी को दूर करने के उपाय, ठीक है, मंदी को दूर करने के उपाय उन्होंने बताए थे। उन्होंने यह बोला था 1936 के अंदर, जब किताब पब्लिश हो गई, कि गवर्नमेंट का मंदी से निकलने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। क्या है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। इनका जो सबसे पहला पार्ट था कि ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या हो, इन्वॉल्व हो। कब, 1936 में। तो धर्मेंद्र जी, क्वेश्चन वही है आपका कि 1936 से पहले की बात हो रही है, क्योंकि ये जो बाइफिकेशन हुआ 1933 में किया, और 1936 के अंदर सरकार के बारे में केन्स ने कहा। उससे पहले क्या होती थी, सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करती थी। तो क्वेश्चन वही है कि क्या रीजन था। जितेंद्र। सर सर हाँ मैं ही बोलूँ ना सर। हाँ, बताओ, आप बताओ। सर जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी ना सर, नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट की गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम सोल्व तो, की थी। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम आई, महान मंदी में आई। तो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो एक रीजन बता रहे हो आप, तो मैं इसका एक पार्ट लिख लेते हैं साहब, क्या बोलते हैं, रोजगार की प्रॉब्लम थी। और आप ऑफ करो माइक को, जितेंद्र आप बताएं। हेलो। हाँ, हाँ सर, आप बताएं ये कि क्या समग्र में कमी के कारण हुई सर। है, समग्र मांग में कमी के कारण, समग्र अभाव। मांग में कमी के कारण, एग्रीगेट डिमांड में कमी। तो सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और राजस्व बढ़ाया, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। वो तो बात की, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का विखंडन क्यों हुआ। जैसे अपन कैसे, मैं ये बोलूं कि मेरे घर के अंदर जॉइंट फैमिली थी, हम 4 भाई बहन आपस में खूब अच्छे से रहते थे, और आपको मालूम है सबको, है ना, आप कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादीशुदा नहीं हैं। जब तक आप लोग घर में शादीशुदा नहीं हैं, तब तक आप लोग क्या करते हैं, एक थाली में खाना, किसी ने कुछ चिढ़ा दिया, कुछ कर दिया, आपस में ही के लड़ाई वड़ाई करके या कुछ कैसे करके वापस रिजॉल्व होकर के शाम को एक ही थाली में खाना खाना और मस्ती करना। बाद में क्या होता है कि जैसे ही आप लोगों की शादी होती है, आप बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी, है ना, जैसे ही शादी होती है, क्या होता है, जैसे ही शादी होती है तो क्या होता है, मैं उसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, एक्सटर्नलिटीज आती हैं। क्या बोलता हूं, एक्सटर्नलिटीज आती है, जिसको बोलते हैं बाह्यता। जब भी किसी मॉडल के अंदर बाह्यताएं आ जाएंगी ना, तो वहां पर क्या होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हुए हैं ना, जो अजम्पशंस बनी हुई है ना, वो टूटती चली जाएगी। अब ये आप लोग प्रैक्टिकली भी फील कर रखे हैं। तो मेरा ये बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा और, मोनिका आप आए हो इसके अंदर, क्लास के अंदर। हाँ यूनिस, आवाज आ रही है आपको। जी सर, आ रही है। हाँ, तो आपका माइक ऑफ करो।
संगीता गर्ग आपको बताएंगे कि और क्या रीजंस थे? सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स अलग थी और मैक्रो की अलग थी, तो एक करके हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए नहीं वो तो दोनों को इन्होंने रुपेश जी ने बता दिया कि सब पैराडॉक्सली प्रॉब्लम थी, वो तो हो गया। और बताइए। सॉरी सर। अच्छा कोई नहीं। और उमेश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ आप बता सकते हैं? नहीं सॉरी सर। नहीं बता सकते, चलिए। और कोई भी बताए सर, पुराने स्टूडेंट्स को छोड़ के। संगीता वर्मा। संगीता आवाज आ रही है? संगीता वर्मा आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। हाँ आप बता सकते हैं? सर नहीं पता सर। नहीं पता। देखिए मैं थोड़ा सा बात करता हूं। ये चीज तो आप समझ गए ना, एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो आकर के नहीं क्या कर देती हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिनको बोलते हैं, उनकी जो मान्यताएं थी, जैसे मैंने कहा ना कि अपन लोग भाई बहन साथ साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारी अजम्पशंस थी, उसके अंदर वॉयलेशन होने लगा, उसके अंदर विरोधाभास होने लगा। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशंस थी, मान्यताएं थी, वो वॉयलेट होने लगी। कौन कौन सी? सबसे पहले जो अजम्पशन लेके चलते थे वो क्या लेके चलते थे? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। उन्होंने जितनी भी आपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज पढ़ी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार का नियम लागू होता है। अर्थात जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन के अंदर रहेगा। दूसरा जो इनका अजम्पशंस थी वो क्या थी? लॉन्ग रन थ्योरी, दीर्घकाल। क्या था? दीर्घकाल का सिद्धांत। यानी इन्होंने कहा कि जितनी भी जो थ्योरीज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घकाल के ऊपर आधारित हैं। यानी इन्होंने कहा यदि कभी बचत और विनियोग में असमानता हो जाती है तो दीर्घकाल में अपने आप ही समायोजन हो जाता है। इन्होंने कहा यदि कभी बेरोजगारी हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्ति होती है जो कुछ समय में अपने आप ही वो क्या हो जाती हैं, एडजस्ट कर देती हैं। और तीसरा इनका था कि ये कह के चलते थे कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। यानी ये कहते थे कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है। और कोई बता सकता है कोई और अजम्पशंस हैं इसके अंदर क्लासिकल की? नीरत। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशंस हैं उसके अंदर वॉयलेशन हुआ, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशंस हैं वो बता सकते हैं? सर जैसे कीन्सियन बिलीव नहीं करते थे फुल एम्प्लॉयमेंट में। नहीं वो तो आपने ले लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर जो झगड़े हुए वो झगड़े क्या हुए, तो उसके लिए मैंने बोला कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशंस थी, मान्यताएं थी, उनके अंदर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से क्या बोलते हमारा माइक्रो और मैक्रो बन के आया। ये उन्होंने 1933 में प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने देखा। 36 के अंदर किन्स का रोल है, 36 में किन्स का रोल है, वो बात की बात है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो कौन कौन सी मान्यताएं थी उसके बारे में पूछ रहा हूं। एक था परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, या इसको अंदर परफेक्ट कंपटीशन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, प्योर कंपटीशन, विशुद्ध प्रतियोगिता। एक ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन होता है। आप लोग जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है? जितेंद्र जी। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को सर। रुपेश जी। सर पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की दशाओं का ज्ञान होता है उपभोक्ता को और विक्रेता को, दोनों को। और विशुद्ध प्रतियोगिता में दीपिका। सर प्योर कंपटीशन में सेलर्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में अपन ये मानते हैं कि परफेक्ट नॉलेज है बोथ सेलर और बायर की साइड पे। और कोई बता सकता है? कोई भी? सर परफेक्ट कंपटीशन में हाँ। प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, जो प्राइसेस होती हैं वो सेम रहती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होती है। और प्योर में मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तक अपन ने लगभग मेरे को नहीं मालूम, पढ़ा होगा, मैं नहीं कह सकता, ध्यान नहीं आ रहा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा हुआ है, विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार नहीं पढ़ा हुआ। प्योर कंपटीशन मैं उसकी बात कर रहा हूं। कनिष्का। सर प्योर कंपटीशन में मोनोपोली पावर बिल्कुल भी नहीं होती और नहीं परफेक्ट होती। कंपटीशन में मोनोपोली पावर होती है। इट मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर प्योर कंपटीशन है तो वहां पर चैम्बरलिन ने बोला है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस बताया है कि विशुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर पाया जाता है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि मोनोपोली पावर यानी एकाधिकारी का अंश पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है, विशुद्ध प्रतियोगिता में नहीं पाया जाता। इट मींस एकाधिकारी का अंश का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो फर्म्स है वो क्या हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है, कार्टेल बना लेती है, गठबंधन कर लेती है और वहां पर एकाधिकारी की अंश पाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर एकाधिकारी का अंश नहीं होता बिल्कुल भी, तो वो कहलाती है विशुद्ध प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, जब एकाधिकारी का स्लाइटली अंश, मतलब जैसे अपन के आटे में नमक के बराबर। ये आपको जो मैं बोल रहा हूं एच.एल. आहूजा की किताब उठाएंगे, एच.एल. आहूजा की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके पूर्ण प्रतियोगिता के चैप्टर के अंदर नीचे क्या बोलते हैं, रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, कंपटीशन और प्योर कंपटीशन का बीच जो दोनों बराबर नहीं है, उसका जो बीच में डिफरेंस है क्या, मोनोपोली, एकाधिकारी की बात। तो चीज क्या हो गई कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता, और जैसे ही मोनोपोली आती है, जैसे ही एकाधिकारी आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, शोषण का समावेश हो जाता है। शोषण का समावेश हो जाता है यानी कहने का मतलब जो कीमत है, यहां पे आपने देखा है प्योर कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिसाइड होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सीमांत लागत के आधार पर। किसके आधार पर डिसाइड होती है, P इजिकल टू MC। P इजिकल टू MC जब होती है यानी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर यदि कीमत का निर्धारण होता है, तो वहां पर न तो उपभोक्ता का शोषण होता है न उत्पादक का शोषण होता है। अगर जैसे एकाधिकारी आएगा तो आपने देखा होगा कि मोनोपोली के अंदर जो प्राइस का डिसाइड होती है वो होती है P इज ग्रेटर देन MC। तो यहां पर क्या करता है, कहीं ना कहीं जो एकाधिकारी है
वो क्या करता है, शोषण करता है। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वितरण के सिद्धांत के अंदर जो एक तो है क्लासिकल, दूसरा जो है जो मॉडर्न थ्योरी है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, तीनों तरह के हमने मार्केट लेके चलते हैं और उसके अंदर शोषण के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ा बात की है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो ये अजम्पशंस थी कि पहला था अपन ने फुल एम्प्लॉयमेंट का विरोधाभास हुआ, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि 1930 से 1929 से लेकर 1933 के बीच में क्या होती, महान मंदी थी। तो सबसे पहला वायलेशन इसका हुआ। सारे के सारे जो इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते थे कि सब दीर्घ काल में स्वतः ही कुछ न कुछ बाजार में ऐसी शक्तियां होती हैं, मार्केट मैकेनिज्म होता है, बाजार का यंत्रीकरण होता है, जिससे क्या बोलते हैं अपने आप ही बेरोजगारी दूर हो जाती है या अर्थव्यवस्था में सामंजस्य बैठ जाता है। तीसरा इन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है, बाजार के अंदर मांग और पूर्ति के आधार पर सब चीजें निर्धारित हो जाती हैं। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन की बात आती है। अब इसके बाद और एजम्पशन आती है कौन सी हमारी, आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के समान प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यानी इन्होंने ये कहा कि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यहां पर ये मानकर ये लेके चलते हैं। फिर ये लेके चलते हैं क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है हम यहां पर लेके चलते हैं, ठीक है। फिर और क्या आती है इसके अंदर, ज्यादातर वहां पे उस टाइम क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात करती थे, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, इनका वायलेशन होने लगा और उस वायलेशन की वजह से क्या बोलते हैं हमारा क्या बन के आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग आया और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग बन के आया। सर क्लासिक, हाँ जी, एक ये भी तो था ना कि ये क्लासिकल थ्योरी सारी सप्लाई साइड थ्योरीज थी। क्लासिकल थ्योरी सप्लाई साइड थी या केंशियन थ्योरी थी, यानी एक चीज और थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यस क्या, सर वो सेकर नियम की बात कर रही है शायद ये। से लॉ जो हाँ था। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। सही कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो सप्लाई साइड थ्योरी थी और उन्होंने ये बोला कि सप्लाई साइड थ्योरी होने की वजह से क्या बोलते चीजें थी, उन्होंने कहा मांग का कोई लेना देना नहीं था। तो आपने देखा होगा कि अभी जितेंद्र ने बोला था कि सब एग्रीगेट डिमांड में कमी, समग्र मांग में कमी। तो वो जेबीसे का जो नियम था, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूर्ति करते चले जाओ, मांग अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगी, जबकि ऐसा मंदी के दौरान ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वायलेशन होने लगा। अब थोड़ा सा एक चर्चा और करना चाह रहा हूं कि मैंने जैसे आपको एक्सटर्नलिटीज के बारे में बताया था, क्या बताया था, एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात की थी। तो अगर मैं आपको, आपने पढ़ा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, इट मींस अब अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होना चाहिए था कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए था, सी इज इक्वल टू बी वाई, दीर्घकालीन लॉन्ग रन कंजम्पशन, यानी सी इज इक्वल टू बी वाई। और दीर्घकाल के अंदर जब हमने बोला कि एक्सटर्नलिटीज नहीं थी, क्या नहीं थी, एक्सटर्नलिटीज नहीं थी। तो एक्सटर्नलिटीज क्या क्या चीज होती हैं, आपको आइडिया है, बाध्यताएं क्या क्या चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर,
इसको C इजिकल टू बी वाई की जगह भी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C इजिकल टू वाई, क्योंकि B जो है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो क्या होती है 1। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता था, y इजिकल टू सी होता था। क्या होता था, y इजिकल टू सी, यानी कहने का मतलब जिसकी आय जितनी है, वो जितने आय है वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, कंज्यूम हो जाती थी। बात कर रहा हूं मैं किसकी, एक्सटर्नलिटीज की, क्योंकि हमने अभी बात किया कि वॉयलेशन कैसे हुआ, कि फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन चलती थी पहले के टाइम के अंदर, फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन चलती थी, तो वहां पर क्या होता था, हमने बताया कि y बराबर सी होता था। क्या होता था, y बराबर सी होता था, यानी किसी जितनी आय होती थी, यानी 100 रुपए की आय है तो 100 रुपए उसके कंज्यूम हो गए, खत्म हो गया। जैसे ही क्या बोलते हैं इनस्टेबिलिटी आई या इनसिक्योरिटी आई, जिसको बोलते हैं अस्थिरता या असुरक्षा आई, तो क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा कि बाद के जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या किया, y इजिकल टू सी प्लस आई, इसको क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड, और y इजिकल टू सी प्लस एस, इसको क्या बताया, एग्रीगेट सप्लाई, इसको क्या बताया, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर जो अब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नलिटीज आ गई, क्या आ गई कि ये एक्सटर्नलिटीज आ गई आई और एस, यानी बचत और विनियोग में गड़बड़ होने की वजह से, जैसे हमारे जो था पहले आपने देखा होगा कि एक इसको अंदर अपन जब ये वाली सिस्टम चलता है क्लासिकल का, तो क्या बोलते हैं इसको, टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी। और टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी अपन क्या लेते हैं, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी बिना बचत और विनियोग के। जब बिना बचत और विनियोग के जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि y इजिकल टू सी वाली पोजीशन होती है, तो उनका जो क्या बोलते हैं, ये जो कर्व बनता है, कंजम्पशन कर्व बनता है, वो लॉन्ग रन बनता है। इट मींस वहां पे जो एमपीसी होती है वो 1 होती है, और इसको अपन ये बोल सकते हैं क्या, 45 डिग्री की लाइन होती है, 45 डिग्री की लाइन होती है। इस लाइन को जानते हैं क्या बोलते हैं, और कोई भी बता दीजिए, नीरत। सर पैमाना रेखा? नहीं, पैमाना रेखा तो ये मैक्रो की बात कर रहे हैं, वो माइक्रो है, कंजम्पशन फंक्शन में बात कर रहे हैं। हाँ यूनिट, हाँ समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति, ये तो C इजिकल टू बी वाई है, सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा है, दीर्घकालीन उपभोग फलन। संगीता वर्मा? तो नहीं पता सर, नहीं ये शायद वो बोलते हैं विस्तार रेखा। अरे भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक्सपेंशन पाथ कोई है, विस्तार रेखा की कैसे बात कर रहे हो आप, कंजम्पशन फंक्शन है, उपभोग फलन की बात करते हैं। कंजम्पशन लाइन होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो इसको विस्तार रेखा बोलेंगे। विस्तार रेखा के अंदर, हाँ है श्रेया, बजट लाइन। कनिष्का? So MPC, marginal propensity to consume. नहीं, अरे अच्छा मैं एक छोटा सा, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे, आपको मालूम है अपने घरों में विखंडन का मेन कारण क्या है? जो अपने सीरियल्स आते हैं ना, कहां पर, टीवी के ऊपर, तो अपने घरों के अंदर विखंडन करने वाली एक ही डायरेक्टर है, बालाजी ग्रुप की, एकता कपूर। एकता कपूर ने जैसे 7 लोगों के सीरियल बनाए, जब से विखंडन हो गया, इसको बोलते हैं यूनिटी लाइन, एकता रेखा। जो हमारे जैसे ही ये एकता रेखा के अंदर कमी होती है, वैसे ही हमारे पास एक्सटर्नलिटीज बन के आती है, यानी हमारी एकता, यानी जैसे ही हमने कहा कि जितनी हमारी इनकम होती है वो सारी की सारी हम खर्च कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यूनिटी बनी हुई है, यानी कोई भी लोग बेरोजगार नहीं हैं। अब ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे यहां पर आपने क्या किया, यहां पे आपने फैमिली ले ली,
यहां पर आपने क्या ले लिया, हाउस सॉरी यहां हाउस होल्ड ले लिया, और यहां पे आपने क्या ले लिया, बिजनेस पार्ट ले लिया, बिजनेस ले लिया। तो आपने ये देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहां से क्या बोलते हैं जा रही है यहां से, और ये वापस इसके अंदर वापस लौट करके नहीं इस तरह से आ रहा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर यदि क्या बोलते हैं केवल 2 सेक्टर है विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कहने का मतलब 100 करोड़ रुपए यहां कब इधर की तरफ जा रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए जो है वो वापस इधर की तरफ आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी ने 20 करोड़ रुपए, चाहे वो बिजनेस सेक्टर ने या अपन कहें कि या 20 करोड़ रुपए अपने क्या बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या बोलते हैं बचत कर ली, तो क्या होगा कि सब हाउस होल्ड सेक्टर ने 20 करोड़ रुपए की बचत कर ली परिवार ने हमारे देश के अंदर, तो क्या होगा बिजनेस सेक्टर के अंदर डिमांड की कमी हो जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड की कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और ये हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या बोलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो बराबर होता है, कहोगे सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो बराबर होता है कि जितनी हमने सेविंग करी वो बाद में इन्वेस्ट तो होगी, सेविंग आपने जितनी करी है वो बाद में क्या होगी, इन्वेस्ट तो होगी, लेकिन कब होगी उसका कोई आता पता नहीं। यानी इसके अंदर दूसरी चीज क्या आ जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम लैग, जिसको क्या बोलते हैं समय पश्चता। यानी जैसे मैं कहूं कि आपने सेविंग करी 2011 के अंदर और आपने इन्वेस्टमेंट किया 2015 के अंदर, क्योंकि अपन लोग जो मध्यम वर्ग के परिवार के हैं तो वहां पर अपन क्या करते हैं छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, और फिर जब इकट्ठी हो जाती है तो या तो अपने घर में बेटी है उनकी शादी कर रहे हैं, या अपने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, या किसी और जगह मकान बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, तो आपके बीच में क्या आ गया, टाइम लेग आ गया। और टाइम लेग आने की वजह से हमारे यहाँ पर ये चीज बन के आ जाती है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह अनएम्प्लॉयमेंट बन के आ जाता है। और ये मैंने आपको कहा था, अब याद रखोगे हमेशा क्या, कि जब भी कभी क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी मॉडल के अंदर, चाहे वो कैसा भी मॉडल हो, एक्सटर्नलिटीज जब भी आएंगी वो आपके मॉडल को डिस्ट्रॉय करेंगी ही करेंगी, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ यूनिटी लाइन थी, एकता रेखा थी, एकता कपूर थी, तो एकता कपूर के अंदर जैसे ही ये चीज आई सेविंग और इन्वेस्टमेंट आया, और इसके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने सेविंग करी 20 करोड़ की, तुरंत प्रभाव से मैंने इन्वेस्ट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बीच में क्या आ गया, टाइम लैग आ गया, बीच में क्या आ गया, टाइम लैग आ गया, समय पश्चता आ गई, तो समय पश्चता आने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे यहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब जब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब C इज इक्वल टू वाई वाली पोजीशन थी, तो यहां पर क्या होगा, एपीसी अगर आप निकालें एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, तो वो क्या होता है C/Y, और एमपीसी क्या होता है, वो होता है क्या, डेल्टा C/Δy। तो लॉन्ग रन के अंदर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी क्या होता है एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी बन के आता है। तो लॉन्ग रन के अंदर हमेशा एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी बन के आता है। और लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, कि जब भी कभी शॉर्ट रन बन के आएगा, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन बन के आएगा, तो वहां पे क्या होगा, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, यानी C/Y इज ग्रेटर देन डेल्टा C/Δy। तो ये शॉर्ट रन फंक्शन के अंदर आ गया, कब आ गया, जब क्या बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो का विखंडन हो गया। अब माइक्रो और मैक्रो का जब विखंडन हो गया, तब क्या बोलते हैं आपके पास एपीसी और एमपीसी के अंदर क्या बोलते हैं द्विविभाजन हो गया, दो अलग अलग चीजें बन के आई। फिर आपने देखा होगा कि जब एपीसी और एमपीसी के अंदर जब विभाजन हुआ, तब वहां पर आपने कंजम्पशन हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, उपभोग परिकल्पनाएं बन के आने लगी, मिल्टन फ्रीडमैन की है, प्लस आपका मोदी गिलियानी की जीवन चक्र परिकल्पना है, मिल्टन फ्रीडमैन की सापेक्ष आय परिकल्पना है, निरपेक्ष आय परिकल्पना है, और सापेक्ष आय, निरपेक्ष आय, और कौन सी जीवन चक्र परिकल्पना, और एक और है कौन सी, स्थायी आय परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो परमानेंट इनकम, तो वो हाइपोथेसिस क्यों बन के आई, वो इसलिए बन के आई क्योंकि जो वॉयलेशन हो गया, उस वॉयलेशन को रिमूव करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अजम्पशंस लिए और अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की।
दूसरी चीज हम बात कर रहे थे इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए अब हमने बता दिया कि सब एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इट मींस कहने का मतलब एक्सटर्नलिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ऐसी पोजीशन के अंदर ने कहा कि ये जो गैप पैदा हुआ, ये जो गैप आया, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेयर की जरूरत है। गवर्नमेंट इंटरफेयर कि सर गवर्नमेंट क्या करे, नोट छापे या ऐसा कुछ करे या कहीं से बोरो करे या कहीं से क्या बोलते हैं वो एक्स्ट्रा चीजें इनकम करे और वो यहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और वो 20 करोड़ रुपए की जो कमी हो गई थी उस 20 करोड़ को इसके अंदर डाल दे, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, आय का जो वृत्ताकार प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन बन के आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन बन के आ जाएगी। तो ये चीज बन के आ गई। तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा हमारे प्रोफेसर केन्स ने। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों को मालूम होगा, एक अपने जो प्रोफेसर है जेएम केन्स, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। कितने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि क्या बोलते हैं, आप इनकी तारीफ करते करते थक जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि आपने पढ़ा होगा, वैसे मैं थोड़ा आज जर्नल पढ़ा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल होगा वो कैसा होगा, किस तरह से होगा। तो आप लोगों के अंदर भी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पूछ सकते हैं और कोई चीजें कि वो नहीं है, बहुत अपन हेल्दी उसमें बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, आपका माइंड सेट कर रहा हूं कि भाई किस तरह से अपनी क्लासेस रन करेंगे। बात कर रहा हूं मैं जेएम किन्स की। जेएम किन्स ने क्या किया, 1929 से 33 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया, महान मंदी आई, उसकी क्या करी, स्टडी करी, अध्ययन किया। और उन्होंने 1936 के अंदर तो बुक पब्लिश कर दी। क्या कर दिया, बुक पब्लिश कर दी। इट मींस वो लिख भी रहे होंगे, साल डेढ़ साल से लिख भी रहे होंगे। तो एक्चुअल में जो पीएचडी होती है, रिसर्च होती है, वो इसी पे बेसिस होती है। किसी भी थ्योरी के अंदर का कोई कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको रीचेक करते हैं, उसके अंदर कमी होती है तो हम दे देते हैं, तो वो एक नया नियम बन जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि उसको अध्ययन किया और जितनी भी जो अजम्पशंस थी वो किसकी, जितनी भी जो अजम्पशंस थी अपनी क्लासिकल की, वो सारी सारी उल्टी कर दी। वो सारी की सारी क्या कर दी, उल्टी कर दी। तो आप जानते उल्टी क्या होती है, सब जान गए उल्टी क्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने की जो अजम्पशंस थी, उन्होंने कहा साहब अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि उनकी लॉन्ग टर्म थ्योरी थी तो सब ये शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा सब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा सब गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सब परफेक्ट कंपटीशन, नहीं सब क्या बोलते हैं, इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन पे सारे दिए हैं, तो प्योर कंपटीशन की बात न करके ये परफेक्ट कंपटीशन पे आ गए। यानी इन्होंने क्या किया कि अपन ये कह सकते कि प्योर कंपटीशन को नेग्लेक्ट कर दिया, प्योर कंपटीशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और परफेक्ट कंपटीशन पे आ गए। इट मींस इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को मान लिया कि अर्थव्यवस्था में मोनोपोली की एग्जिस्टेंस होती ही होती है। प्योर कंपटीशन की जगह परफेक्ट कंपटीशन आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने बात की क्या, कि जो पैमाने के जो प्रतिफल थे, तो इन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात करी। इन्होंने एक्सटर्नलिटीज की बात करी, एक्सटर्नलिटीज की बात करी। एक्सटर्नलिटीज की वजह से इन्होंने कहा कि क्या बोलते, फिर दूसरी चीज इन्होंने बार्टर सिस्टम जो था उसको इन्होंने रिफ्यू किया। उसकी जगह क्या लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम की बात करने लगे कि साहब क्या बोलते हैं हमारा जो विनिमय होना चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम उन्होंने पहले क्लासिकल वालों ने भी बोल दिया, दे दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जिसके आधार पर बात करेंगे। और इन्होंने एक चीज और हमारे देश को बिगाड़ दिया, इन्होंने जेम किन्स ने हमारे देश को और बिगाड़ दिया है, मालूम है आपको। ये आपको ध्यान होगा कि आरबीआई जो है कि जब स्थापना होने लगी थी तो आपने पहले सुना है आरबीआई की स्थापना के अंदर क्या होता था
कि हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति थे उनका ग्रुप था 10 उद्योगपति के आसपास, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा। आरबीआई के जो 10 उद्योगपति और मिलकर के उन्होंने कहा सब देश में सेंट्रल बैंक होगी, और आप कभी आरबीआई की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जेम्स केन्स का इसके अंदर इंटरफेरेंस है। जेम्स केन्स का इंटरफेरेंस है हमारी आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 1935 के अंदर, 1935 के अंदर, जबकि उनकी बुक पब्लिश हुई कब? 1936 के अंदर, और हमारे यहाँ पे छेड़खानी चालू कर दी इन्होंने हमारे देश के अंदर। अब एक छोटी सी चीज आती है कि हमारा देश जो है इतना, भारत जो है इतना देश ग्रो क्यों नहीं कर पाया? हमारा देश आज 70 साल 75 साल हो गए, तो इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया जितना डेवलप कंट्रीज कर रहे थे? उसका मेन रीजन क्या? हम लोग खाने वाले थे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी। हमारे सामने परोस दिया क्या? नूडल्स, पिज्जा। तो डेफिनेट है, आप समझ रहे हो, जैसे अगर मैं अपने गांव के अंदर, मेरे दादाजी खैर अभी रहे नहीं, या दादाजी परदादाजी को मैं उनको नूडल्स खिलाऊं तो वो बोलेंगे गिंडोले खिला दिए। क्या खिला दिए? गिंडोले खिला दिए। मैं तो ये कौन खाऊं? वो भी क्या होती थी, चीज क्यों होती थी? क्योंकि मेन रीजन क्या होता था कि हमारी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। 1947 के अंदर जब हम बात की थी, तो 1951 के अंदर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो हमारे पास जितने भी 5 ईयर प्लान है, उन सारे प्लान्स के अंदर भी मैं बताऊंगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से मॉडल इंप्लीमेंट हुए, और सारे के सारे जो मॉडल्स थे, जो डेवलप कंट्री के मॉडल्स थे, उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे लिए परोस दिए गए। और जब हमको परोस दिए गए तो डेफिनेट हम उस चीज को नहीं खा पाए या नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं समझ पाए, और उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो खराब हो गया। तो मैं अपने, मेरा व्यक्तिगत राय है कि जेम्स केन्स ने इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी बढ़िया योगदान नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, जैसे अपन कहते हैं सीन पैसेज, अनसीन, अन लगा दिया, अनसीन हो गया, आवश्यक अनावश्यक, तो वो वाली चीजें इन्होंने करी और सारी थ्योरी को पलट के रख दी। फिर जैसे जैसे और डेवलपमेंट होने लगे तो वो चीजें बन के आने लगी। तो यहां पे मैं जो केन्स का जो खेल बता रहा था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन, पैमाने के रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बार्टर सिस्टम, और इन्होंने सप्लाई साइड को हटा करके क्या कर दिया, डिमांड साइड थ्योरी को लेके आ गए। डिमांड साइड थ्योरी इन्होंने कहा कि साहब पूर्ति पक्ष सिद्धांत को छोड़ के मांग पक्ष के बारे में बात करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो मॉनेटरी सिस्टम की बात करते थे, मुद्रा प्रणाली की बात करते थे, यानी मौद्रिक नीति की बात करते थे। उन्होंने उसको हटा करके नहीं क्या कर दिया, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या करने लग गए, चर्चा करने लग गए। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर चर्चा करने लग गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो सारा काम था वो सारा का सारा क्या होने लग गया, उलटने लग गया। और फिर हम क्या बोलते हैं, वो पोजीशन से पूरा वर्ल्ड आज तक क्या बोलते हैं, उभर नहीं पाया। तो माइक्रो और मैक्रो का इस तरह से क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन हुआ। अभी आपको कोई डाउट है इसके अंदर, कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर ये एच पॉइंट पे क्या लिखा है, डिमांड? डिमांड थ्योरी, एच पॉइंट पे जो है डिमांड थ्योरी। तो यानी कहने का मतलब इन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो चीज है वो उलट के रख दिया। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर। कैसे? हाँ बोलिए। ओपन इकोनॉमी एजम्पशन क्लासिकल का खुली अर्थव्यवस्था। हाँ वो भी अपन ले सकते हैं इसके अंदर। जी सर। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं, ओपन इकोनॉमी। मैं इसको ओपन इकोनॉमी वाला जो है, खुली अर्थव्यवस्था की जो बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि ओपन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले के जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था इतना लंबा चौड़ा कि भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने जाना, लेकिन ये मान के चलते थे कि जो पूरा विश्व है एक बाजार के रूप में लेके चलते थे। और अपन आज भी हम पढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो हमेशा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। वर्ल्ड मार्केट जो है उसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब जैसे ऑयल कंट्रीज के अंदर बात करें तो उन्होंने क्या कर रखा, मोनोपोली कर रखी है। तो वो जो मोनोपोली कर रखी है, तो वहां पे जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ओपन इकोनॉमी को मैं इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि उस टाइम का जो क्लासिकल का जो पार्ट था वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर लेके चलते थे। 3 सेक्टर की इकोनॉमी के लिए केन्स ने इसको इन्वॉल्व किया। केन्स ने 3 सेक्टर इन्वॉल्व किया, फिर उसके बाद
सारी थ्योरी इन्होंने शॉर्ट टर्म पे दी। उसके बाद क्या बोलते हैं ओपन इकोनॉमी मॉडल आया। तो ओपन इकोनॉमी मॉडल के अंदर जो है बाद में आता है, आपने पढ़ा होगा आईएसएलएम की अप्रोच, और आईएसएलएम के अंदर भी मुंडल फ्लेमिंग मॉडल्स वगैरह आपने देखा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो वो मेन बात करते हैं ओपन इकोनॉमी मॉडल के अंदर। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट अभी और छोटा सा पूछ लेता हूं, आप लोगों को ये भी चीज होगी कि एक अपने पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो ब्रांच है या मैक्रो ब्रांच है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अपन पढ़ते हैं, ये माइक्रो है या मैक्रो ब्रांच है? नीरत? मैक्रो। मैक्रो है। और हाँ जी। धर्मेंद्र जी? सर मैक्रो ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, हिसाब से नहीं, आपको ऐसे नहीं बोले, हिसाब कोई चलता है इकोनॉमिक हिसाब से, मतलब तो अपने नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। हाँ सर, तो इंटरनेशनल में तो नेशन की बात होती है, तो और नेशन मैक्रो पे ही है सर। ऐसे ही तो अपने आरपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो माइक्रो माइक्रो और मैक्रो दोनों पे है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों का मिक्स है। यहाँ सब जो गड़बड़ करते हैं वो ये हो जाती है साहब। आपने जैसे धर्मेंद्र जी ने एक बहुत अच्छे से वो कहा कि साहब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो कंट्री की बात कर रहे हैं। कंट्री की बात नहीं कर रहे भैया, देश जो है व्यापार नहीं कर रहा, देश व्यापार नहीं कर रहा है, देश के लोग व्यापार कर रहे हैं। जैसे मेरे को यदि क्या बोलते हैं ऑडी गाड़ी चाहिए, या मेरे को क्या बोलते हैं जगुआर गाड़ी चाहिए, या मेरे को कोई क्या बोलते हैं टेस्ला की गाड़ी चाहिए, तो मैं वहां से डिमांड कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल बात कर रहे हैं ना, मैं वहां से डिमांड कर रहा हूं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी जो थ्योरी है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज है वो माइक्रो है। और जितनी भी जो क्या बोलते हैं जो आपकी एक्सचेंज रेट वगैरह, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जितनी भी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड टीओटी, ये सारे के सारे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स फॉर्म है। जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं, चाहे आपका रिकॉर्डो का सिद्धांत हो, चाहे एडम स्मिथ का सिद्धांत हो, चाहे हेबलर का सिद्धांत हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं सैमुअल्सन का सिद्धांत हो, या स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम हो, कोई भी चीज है, वो सारी की सारी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। और बाकी के जितनी भी जो पार्ट है, जहां पर टैरिफ, कोटा, इंपोर्ट ड्यूटीज, और क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें जो है वो आपका क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, ये चीज का एक चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? दीप्ति जी? अच्छा, कोई बात नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं कि अपन ने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूं। अपन ने वहां क्लासिफिकेशन कर दिया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है मेन 3 ब्रांचेज हैं। एक है प्राइस थ्योरी या कमोडिटी प्राइस थ्योरी, यानी वस्तु की कीमत का निर्धारण। दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है क्या, फैक्टर प्राइस थ्योरी। और तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ 3 भागों के अंदर, वो आपके पास किस तरह से हो गया, वस्तु की कीमत का निर्धारण, दूसरा आ गया फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत निर्धारण, और तीसरा आ गया क्या, आर्थिक कल्याण या इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी वेलफेयर के बारे में। प्राइस थ्योरी भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो आ गया क्या, डिमांड थ्योरी, और दूसरा जो पार्ट आ गया वो आ गया कॉस्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी, लागत और उत्पादन का सिद्धांत। फैक्टर प्राइसिस के अंदर आपने देखा होगा
कि जो अगर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं वो जानते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर 4 साधन हैं, फैक्टर्स जो है 4 है, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो क्या बोलते हैं 5 साधन को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे 4 साधन कौन है? लेबर, कैपिटल यानी श्रमिक, पूंजी, लैंड भूमि, और प्लस एंटरप्रेन्योर यानी उत्पादक या साहसी। कॉमर्स वाले जो है वो मैनेजमेंट को भी लेके चलते हैं, प्रबंधन को भी लेके चलते हैं। तो यहां पर अपने पास आपने देखा होगा वेक्टर प्राइस के अंदर वेज थ्योरी, प्रॉफिट थ्योरी, तीसरा अपने बात किया रेंट थ्योरी, और यहां पर अपने बात किया इंटरेस्ट थ्योरी। यानी मजदूरी का सिद्धांत प्लस लाभ का सिद्धांत प्लस लगान का सिद्धांत प्लस उसके बाद अगर हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं ब्याज का सिद्धांत, जिसके अंदर ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी, आईएसएलएम की थ्योरी, एक्स क्या बोलते हैं हेंसन की थ्योरी जो है वो है। फिर बाद में क्या होता है वेलफेयर होता है। तो हमारे कंट्री के अंदर कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर 2 लोग होते हैं। कौन कौन होता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर केवल 2 लोग होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है? कंज्यूमर से रिलेटेड है। ये पूरा पार्ट जो है प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो मार्केट में सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो हमारा क्या होता है ये है। जैसे इसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, अपने इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन रीजन क्या है सेटिस्फेक्शन का है। यानी आपकी संतुष्टि, यानी कहने का मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी और आपकी दोनों की संतुष्टि समान होगी तो डेफिनेट है हमारा क्या होगा? कल्याण ही कल्याण होगा। और कल्याण के अंदर आप जानते हैं अपन जो कल्याण की बात करेंगे तो वो ब्लिस पॉइंट की बात करते हैं, मैक्सिमम कल्याण की बात कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हुए हैं। अब यहां पर जो प्राइस थ्योरी है तो इसके अंदर क्या होता है? प्राइस थ्योरी को अपन इसको यह भी बोल सकते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म है, बाजार। तो यहां पर आपने कहा कि सब यहां से तो डिमांड आती है यहां से कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से सप्लाई आती है। तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जब आपस में बराबर हो जाती है तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्राइस एंड क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन होके तैयार हो जाएगा। ये जो प्राइस है वो पे कर देगा किसको? प्रोड्यूसर को पे कर देगा, और कंज्यूमर जो है गुड्स को ले लेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? जिसने जितना जितना सैक्रिफाइस किया है, यानी हम इसको बोले कि जितनी जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी लेबर ने जितना काम किया उसको उसकी प्रोडक्टिविटी के अनुसार, प्रॉफिट के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी के अनुसार, रेंट के अनुसार, रेंट को और इंटरेस्ट को, यानी कहने का मतलब कैपिटलिस्ट को जो वो इंटरेस्ट मिलेगा और इसको रेंट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, और इनकी सबका सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या होगा? वो कमोडिटी को बेचने से उत्पादक भी फायदे में रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा या सेटिस्फाइड रहेगा, और कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो डेफिनेट हमारे जो तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है क्या? वेलफेयर का ऑपरेशन, और वेलफेयर वाली चीजें बन के आ जाती है। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या? अच्छा, इसको इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? कंज्यूमर बिहेवियर। जिसको बोलते हैं क्या? उपभोक्ता व्यवहार। तो उपभोक्ता व्यवहार जब अपन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पर, जैसे सिलेबस है ये जो वाला पार्ट है, इतना ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल अपन एक बार थोड़ा सा पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मांग का, तो यहाँ पे लिखा है डिमांड थ्योरी। तो आप बता सकते हैं कि डिमांड थ्योरी कौन कौन सी है? दीप्ति जी, डिमांड थ्योरी। रुपेश जी,
हाँ सही संगीता जी, हाँ संगीता जी बताओ। सर आवश्यकता का सिद्धांत, हैं? नेसेसिटी सर। नहीं 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 नहीं, मैं तो मांग का सिद्धांत, आपने मांग की थ्योरी पढ़ी है या मांग का नियम ही पढ़ा जी है? सर पढ़ा है क्या मांग का नियम पढ़ा है? सर। इसमें संतुष्टि भी आ सकता है ना, संतुष्टि का। नहीं नहीं, आप मेरी समझे नहीं, मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि मांग के सिद्धांत कौन कौन से हैं, मांग की थ्योरी कौन कौन सी है। ओके सर। मांग के सिद्धांत रुपेश जी। सर ये यूटिलिटी वाला प्रकटित अधिमान का सिद्धांत, यूटिलिटी का, और उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, हाँ इससे लॉ ऑफ इक्यू मार्जिन यूटिलिटी, इंडिफरेंस हाँ कर्व, हाँ और अधिमान का सिद्धांत, हाँ ये सब इससे रिलेटेड है। हाँ। तो मांग के जो सिद्धांत है ना, उसके अंदर आता है सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। इस उपयोगिता विश्लेषण से हम मांग का नियम बनाते हैं, मांग वक्र बनाते हैं। इससे हमने क्या किया, यूटिलिटी से क्या किया, डेरिवेशन ऑफ डिमांड, मांग वक्र का निरूपण। बनाया। दूसरी थ्योरी आती है इंडिफरेंस कर अप्रोच, है ना। इंडिफरेंस कर अप्रोच, और इंडिफरेंस कर अप्रोच जो है किसने दी थी, हिक्स और एलन ने। ठीक है, इंडिफरेंस कर, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा उसको लाइन को पकड़ना है कि इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हिक्स और एलन ने नहीं दिया था, एजवर्थ ने दिया था। हैं? एजवर्थ सबसे पहले, हाँ एजवर्थ ने दिया था। उनकी जो बुक थी मैथमेटिकल फिजिक्स, भौतिक भौतिक गणित, यानी क्या बोलते हैं इसको, गणितीय भौतिक शास्त्र, जो उसमें था, है ना, इंडिफरेंस कर्व। इन्होंने हिक्स और एलन ने क्या किया कि इस अप्रोच को लेकर के मांग वक्र का निरूपण किया। क्या किया, मांग वक्र का निरूपण किया। तीसरा आता है क्या, रिवेल्ड प्रेफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्रकट अधिमान सिद्धांत। ये किसने दिया था, सैमुअल्सन ने। अब जैसे अब एक्चुअल में क्या है कि जो हम अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की किताब उठा के देखो, तो उनका सबसे पहला जो चैप्टर होता है ना, वो होता है क्या, डिमांड, मांग। और हमारे इंडियन ऑथर की जो किताब है, उसके अंदर पहला चैप्टर क्या होता है, उपयोगिता विश्लेषण। फिर होता है मांग का नियम, फिर होता है मांग की लोच, फिर आता है तटस्थता वक्र, फिर ये चीज होती है। जबकि फॉरेन ऑथर की किताब के अंदर क्या, कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यहां हम बात कर रहे हैं डिमांड थ्योरी की, मांग के सिद्धांत की। तो मांग और यहां पूर्ति, कॉस्ट और प्रोडक्शन से क्या बनेगा, सप्लाई बन के आएगी, तो पूर्ति कर्व बन के आएगा, और जो पूर्ति जब होगा तो मार्केट। फिर तीसरा जो टॉपिक आता है उनका, मार्केट आता है। तीन का मार्केट आने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी आती है, फिर उसके बाद वेलफेयर आता है। तो उनके 4 या 5 चैप्टर के अंदर सब डिवीजन बने हुए होते हैं। और लेकिन हमारी जो, अगर आपने एचएल आहूजा उठाओगे, तो एचएल आहूजा के अंदर क्या है, एचएल आहूजा को उठाओगे तो वहां पे क्या बोलते हैं, डिमांड थ्योरी के बारे में बात कर रखा है, पहले मांग का सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें चल के आती है। अच्छा, अब छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, कि ये जो मांग वक्र बन के आया यूटिलिटी एनालिसिस से, इसको मार्शल का डिमांड कर भी बोल सकते हैं, मार्शल डिमांड कर। तो हिक्स को और एलन को
डिमांड कर्व बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रीजन है नीरज? आवाज आ रही है नीरज? संगीता वर्मा? हाँ धर्मेंद्र बोलो। सर इक्सोर एलन केवल इसकी क्रमबद्धता बताते थे सर, वो गणितीय उसमें विश्वास नहीं करते थे सर। नहीं नहीं वो तो बात, वो चीज तो अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो मार्शल का डिमांड कर्व दिया तो इनको अच्छा क्यों नहीं लगा, ये इनको स्वाद सर क्यों नहीं आया? सर इनकम हाँ एक इनकम मिनट, हाँ रुपेश जी। हाँ इनकम और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो उसने हिग्स और एलन ने किया था। नहीं तो भाई हिग्स और वही वाली बात आ गई कि मैं कह रहा हूँ कि सब वो आती है ना कि सब कि बोलते हैं कचौरी का डेवलपमेंट पहले हुआ, उसके बाद समोसा आया, तो कचौरी में कुछ ना कुछ नुक्स तो होंगे ना, तभी तो समोसा बना। जी जो पैराडॉक्स आया था गिफिंग का और ये उसको हाँ explain किया। ये बोलो ना, ये भाई ये मजेदार चीज है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि गिफिन पैराडॉक्स आ गया। और गिफिन पैराडॉक्स किसकी वजह से आया? क्या रीजन था वो गिफिन पैराडॉक्स बना? हाँ हायर इनफेयर गुड्स, क्या? हायर इनफेयर गुड्स के कारण आया ना, नहीं नहीं और डिमांड वर्क गिफ नहीं करने लगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्या क्यों वो उसका कारण क्या है कि ये सर आया? आय में परिवर्तन। नहीं इसलिए प्राइस देखो मैं हाँ और बोलिए। के कारण भी डिमांड बढ़ने लगी थी और लॉ ऑफ नहीं डिमांड वर्क नहीं नहीं करता। ये तो आपने ऐसा कह दिया कि सब गिफिन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो मैं सब समझ रहे हैं। मैं उसकी बात, मैं गिफिन कोई वस्तु नहीं है, ये भी आप जानते हैं, गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है। जी ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि गिफिन पैराडॉक्स का मेन रीजन क्या है। जैसे मैंने कहा कि सर क्या बोलते हैं मेरे क्यों है हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने कहा सर मेरा फ्रैक्चर क्या हुआ कि मैं जैसे जैसे जा रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, मेरा पैर फिसल गया, पत्थर से टकरा गया, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो रीजन क्या है? वो पत्थर है। समझ रहे मेरी बात को? यहां गिफिन पैराडॉक्स का मेन रीजन क्या है? सर प्रदर्शन प्रभाव। अरे यार ऐसे मत फेंको यार। प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है? प्रदर्शन प्रभाव तो बहुत बाद की बात है, प्रदर्शन तो अब करने लगे अपन। अच्छा आप ये बता दो, एक मिनट रुको, अभी इसी बात पे आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रदर्शन प्रभाव को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलती है, किसने दिया था? सर बेड वेगन ने, है बेड वेगन। या ड्यूजनबरी? ड्यूजनबरी की जो उसकी जो परिकल्पना है उसके अंदर है ना रेचेट इफेक्ट और डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जी सर। है ना। तो वो प्रदर्शन तो बहुत बाद की बात है, प्रदर्शन तो बाद में करने लगे अपन को। संगीता वर्मा आप बताएं। सर हाँ सर इनकम इफेक्ट के कारण गिफिन गुड्स का वो नहीं, देखो एक चीज मैं सर आपको बता रहा हूँ, देखो आप लोग बुरा मत मानना, देखो मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का थोड़ा सा ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों का क्या है, क्योंकि यहाँ क्लास में बैठे होते हैं तो फेस टू फेस आई कांटेक्ट होता है, चीजें होती है। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना अपनी क्लास के अंदर आए, इधर उधर ना जाए, तो इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपका मेन फोकस उसमें आएगा। मेरे को मालूम है आप सबको नॉलेज है, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात करी, कोई चीजें हैं, लेकिन वो क्या स्कैटर है, उस पर क्या धूल छाई हुई है। मेरा सिर्फ इतना सा काम है, ब्रशअप करना है, वापिस आपके निकालना है, आपसे ब्रश करके वापिस आपके अंदर पॉलिश करके आपको डाल देना है, बस मेरा ये काम है और कुछ भी नहीं है, और उसी का मैं पेमेंट ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। सबको आता है सब कुछ, सबने पढ़ा है, कुछ हो सकता है कि 5% 10% नहीं पढ़ा होगा, बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप जब तक आप मेरे से जब कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, तब आप मेरे से बहुत सारी चीजें निकलवा सकोगे, तो मजा आएगा उसके अंदर। एक्चुअल में क्या है, आप कई जैसे इसके अंदर अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं ना, कम से कम 70% लोग जो टीचर हैं,
कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ये निरत आप क्या बोलते हैं, आगरा में पढ़ा रहे हो? यस, हाँ सर। है ना, अपने यहाँ पे एक मैडम है डॉक्टर दीप्ति शर्मा, वो भी आगरा के अंदर कॉलेज में पढ़ा रही हैं। रुपेश जी हैं, वो भी सिरोही कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और भी कई लोग हैं जो अपने स्कूलों में इधर-उधर सब जगह पढ़ा रहे हैं, है ना? तो मेरा ये, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब उस चीज के ऊपर अपने माइंड मत करना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें हैं, अपने टिप्स पे हैं, आती हैं, हमने पढ़ी हैं डेफिनेट, तभी तो नेट हुआ है और तभी हम क्वालिफाई हैं, तभी चीजें कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा क्या है कि आप लोग वैसे इंटरेक्ट करेंगे ना, तो मजा आएगा, चीजों को अपन रिज़ॉल्व करेंगे। उसमें आप थोड़ा-सा, बस ये है कि कई बार जब अपन कहते हैं ना, जब समूह में बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तो ईगो और वो चीजें होती हैं, उनको साइड में रख के फिर अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम लेमैन की तरह अपन डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा पार्ट आएगा। दूसरी चीज, जैसे आपने देखा ना, अपन पोंछा लगाते हैं कपड़ा का, तो पोंछा अगर आपका सूखा होगा ना, तो आप उसके अंदर सारा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना आप क्या बोलते हैं, कितना मेरे से पूछोगे ना, उतना ही पानी मैं इस पे डिलीवर करूंगा, मैं जितनी अपनी सर्विसेज डिलीवर करूंगा, और मैं आपको पूरा पे करूंगा, सब चीजें निकाल के दूंगा, जरूरत से ज्यादा निकाल के दूंगा। जरूरी नहीं है अपन टॉपिक से बात करें, किसी भी इवेंट पे ऊपर किसी भी चीज पे अपन डिस्कस कर सकते हैं और बहुत अच्छे फ्रूटफुल चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, हाँ अब बताओ। अब मैं अपने पुराने स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। कनिष्का जी बताओ। सर मार्शल ये मानते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, हाँ, जिसकी वजह से गिब्सन पैराडॉक्स की प्रॉब्लम आई। ये जो प्रॉब्लम आई थी, वो आई थी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इन्होंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को इन्होंने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। और उसकी वजह से रुपेश जी, उसकी वजह से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बाइफिकेट नहीं कर पाए, है ना? तो मेन रीजन जो है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, फोकस कराने के लिए कि ये, अब जैसे अगर अपन कभी अब इस चीज को करेंगे ना, अब नहीं भूलेंगे अपन। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अपने दादी अम्मा क्लास जब पढ़ाती थी, वो कराती थी ना, क्या बोलते हैं, स्टोरी समझाती थी, कहानी सुनाती थी, तो वो ऐसे ऐसे डरावनी चीजें बनाते, तो हम सहम जाते थे, हमारा कंसंट्रेशन उसी पॉइंट पे होता था, और फिर बाद में एक ऐसा क्लू छोड़ती थी, और ये था क्या, तो वो वाली चीज, तो वही चीज मैं लेके आ रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या, गिफिन पैराडॉक्स का मेन प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को उन्होंने क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया, जिसकी वजह से गिफिन पैराडॉक्स की प्रॉब्लम हो गई। अब इस पैराडॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिक्स और एलन ने डिमांड कर्व बनाया। उस डिमांड कर्व का नाम बताएंगे कोई, उस मांग वक्र का नाम, संगीता गर्ग? कंपनसेटेड डिमांड कर्व। कंपनसेटेड डिमांड कर्व, इसको बोलेंगे क्या, क्षतिपूर्ति मांग वक्र। क्षतिपूर्ति मांग वक्र भी दो हो गए। एक तो क्या हो गया, विक्स, विक्स का छोटा भाई हिक्स, क्योंकि एच पहले आया था, विक्स वी बाद में आया था, है ना? दूसरा था स्लेट्सकी। दूसरा क्या था, स्लेट्सकी। एक मिनट, हेलो, ठीक है, दूसरा क्या था, स्लेट्सकी। तो इन्होंने क्या दिया, क्षतिपूर्ति मांग वक्र दिया। अब आप लोग थोड़ा सा और गहन में घुस गए सोचने के अंदर। तो क्षतिपूर्ति मांग वक्र, जैसे अपन ने कहा कि मार्शल का जो डिमांड कर्व था, इसको मार्शल के डिमांड कर्व को सिंपल डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, साधारण मांग वक्र। और मार्शल के डिमांड कर्व जो सिंपल डिमांड कर्व था, वो और क्षतिपूर्ति मांग वक्र में क्या डिफरेंस है मेजर? निरत? हाँ सर, अधिक लोचदार का नहीं 100। नहीं नहीं नहीं, लोचदार दोनों हैं, लोचदार दोनों हैं। निरत? धर्मेंद्र जी? आय को प्रभावित करता है, हैं? उपभोक्ता की आय को प्रभावित करता है सर। नहीं नहीं,
मांग का नियम तो यार प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, आए तो कांस्टेंट लेके चलते हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल डिमांड कर्व एंड कंपनसेट डिमांड कर्व। संगीता वर्मा, दीप्ति मैडम, कनिष्का। प्राइस इफेक्ट आएगा। कंपनसेट डिमांड कर्व रिलेटिव प्राइसेस पे बनता है। हाँ, कंपनसेट डिमांड कर्व रिलेटिव प्राइस पे बनता है। सापेक्ष कीमतों पर। और ये क्या होता है, मैं यहां लिखने ही वाला था, उससे मैंने एकदम अपने आप को चेंज कर लिया, मैं यहां लिख ही रहा था। यहां पर क्या बोलते हैं, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी के अंदर रिलेशनशिप है, प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशनशिप है। यहां पर क्या है, रिलेटिव प्राइस के सापेक्ष कीमतों के अंदर है। दूसरी चीज क्या डिफरेंस है, एक तो ये हो गया कि मेन रीजन, क्योंकि डिमांड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कीमत और मात्रा के अंदर रिलेशनशिप होगा। तो कीमत और मात्रा के अंदर जो रिलेशनशिप है तो वो अपने सिंपल के अंदर है, यहां पर भी कीमत और मात्रा के अंदर है, लेकिन उसका नाम है सापेक्ष कीमतें, सापेक्ष कीमतों की वजह से। और ये भी आप जानते हैं, हिक्स और स्लट्सकी का जो डिमांड कर्व बन के आता है, वो कौन से प्रभाव पे बन के आता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव। और ये जो बन के आता है सिंपल डिमांड कर्व है, उसके अंदर क्या होता है, प्राइस इफेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर कीमत प्रभाव और आय प्रभाव बन के आता है, लेकिन उसके अंदर जो आय प्रभाव का जो इफेक्ट था ना, उसको क्या बोलते हैं, ये समझा नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, आय को कांस्टेंट मान लिया, उन्होंने परिवर्तन नहीं माना। अच्छा, अब बात आती है, क्या क्षतिपूर्ति मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है? कंपनसेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। सॉरी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली स्लोप्ड, सॉरी पॉजिटिवली स्लोप्ड। धर्मेंद्र जी। सर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नहीं होता है? नहीं सर। होता है यार। नहीं। उमेश जी, उमेश जी आप बताएंगे, उमेश जी। एक्चुअली क्या मेरे पास जो है ना, कुछ 10 लोगों का ही विजिबिलिटी आ रही है कि है ना, बाकी वो लिस्ट में आ रहे हैं ना, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि वो नाम में निकल जा रहे हैं दिमाग से। अभी पहली क्लास है। उमेश जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। और श्रेया? इतिका आप बताओ। नीरत आप बताओ। और रुपेश जी? गुड्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव और इनकम में पॉजिटिव। और संगीता गर्ग? तो नेगेटिव। पॉजिटिव होता है क्या?
मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई। नेगेटिव तो सबको मालूम है, प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे अपन ने कहा कि गिवन गुड्स के अंदर पॉजिटिव स्लोप्ड होता है, ऐसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर जो कंपनसेट डिमांड कर्व है वो क्या पॉजिटिव स्लोप्ड होता है। नीरज आप बदलो। देखिएगा, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सब बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इसको ही तो रिमूव किया ना इन्होंने, गिफिन को। गिफिन की वजह से ही तो क्या बोलते हैं मार्शल का डिमांड कर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। तो इसने इन्होंने क्या किया, जो कंपनसेट डिमांड कर्व किया वो रिलेटिव प्राइस पे ले लिया, और रिलेटिव प्राइस पे लेने की वजह से क्या बोलते हैं सारे के सारे जो डिमांड कर्व्स हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर नेगेटिव स्लोप्ड होते हैं। यानी चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो, चाहे वो इंफीरियर गुड्स हो, चाहे वो गिफिन गुड्स हो। मैं आपको पूरा डिराइव करके बताऊंगा जब अपन टॉपिक पे जाएंगे, मैं थोड़ा जस्ट आपको ब्रशअप कर रहा हूं। तो ये तीनों के अंदर वो है, वो नेगेटिव स्लोप्ड बन के आएगा, पॉजिटिव स्लोप्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गिफिन पैराडॉक्स को तो रिजोल्व किया इन्होंने, गिफिन पैराडॉक्स को रिजोल्व किया। अब बात आती है तीसरा जो आपने डिमांड थ्योरी की बात करी थी, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, सैमुअल्सन का सिद्धांत। अब आप लोग में से कोई भी बताए, पुराने चाहे नए सब, कि रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर और इन दो ऊपर की थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। कनिष्का। सर इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करी है जो, वो तो ठीक है, नाम ही से आ रहा रिवेल्ड प्रेफरेंस। मेजर डिफरेंस डिमांड कर्व के अंदर, संगीता वर्मा, संगीता गर्ग, नेहा तिवारी, किसी को नहीं मालूम है? रुपेश जी। नो सर। कोई आइडिया नहीं है। वो आप कहोगे सर क्या बोलते हैं ये अभी नेगेटिव हाँ, रहेगा। नहीं नेगेटिव तो यही खत्म हो गया, नेगेटिव हाँ। तो इसने बोल दिया। हाँ। इसने जो अपने केस में तो कंपनसेट में नेगेटिव ही आ गया। इसलिए मैं रुपेश जी इसलिए छेड़ रहा हूं आपको, क्योंकि आप कहोगे कि सर क्या बोलते हैं सर हम तो ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं, तो ये वाली चीजें जो है क्या बोलते हैं पीजी वीजी में आती है, पीजी की इतनी क्लासेस होती नहीं है, तो इसलिए टच में नहीं है, बिल्कुल। है ना। तो अब अपन को टच में आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ रिवेल्ड प्रेफरेंस के अंदर सैमुअल्सन ने ये कहा कि सारी की सारी जो वस्तुएं होती है ना वो सब नॉर्मल गुड्स होती हैं, कोई इंफीरियर और गिवन गुड्स होती ही नहीं है। यानी इन्होंने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सब क्या बोलते हैं इंफीरियर एंड गिवन गुड्स होती ही नहीं है। जितनी भी जो गुड्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, सामान्य वस्तुएं होती हैं। और जब हम इसके अंदर रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर आपको बताएंगे कि डिमांड कर्व डिराइव करा के दिखाएंगे, तो वहां पर उसके अंदर इसने इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि इस तरह की कोई वस्तु मार्केट में होती ही नहीं है। जब मैंने क्यों, फिर उसमें कनिष्का का आंसर आता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ली थी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब ये इन्होंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी है, तो मैं ए को प्रीफर करूंगा बी की कंपैरिजन में, तो मैं बी पे जाऊंगा नहीं। और जबकि हिक्स की अप्रोच ने क्या किया था, हिक्स की अप्रोच ने कहा था ए इन डिफरेंस बी, यानी मैं ए भी ले सकता हूं बी भी ले सकता हूं, यानी वो मझधार में है। तो यहां और यहां के अंदर इस वजह से यहां पे तीनों गुड्स आई,
तो तीनों गुड्स को रिमूव करने का काम किसने किया? सैमुअलसन ने किया, और उनका जो डिमांड कर्व था वो प्योर नेगेटिवली स्लोप्ड था। अब बात आती है क्या, हमारे एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ है। जो रीत सदा चली आई, जो एक बार जो चला आ रहा है उसी पैटर्न पे हम चलते चले जाते हैं। ज्यादातर जो हम क्या बोलते हैं, आप लोग देखा होगा जो ग्रेजुएशन में बुक्स चलती है, लक्ष्मीनारायण नाथुराम की बुक चलती है, बी एल ओझा की बुक चलती है, एच एल आहूजा को, और इनको तो बहुत बाद में बात करते हैं कि सब वहां पे जाकर अपन को पढ़ना होता है। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में भी गलत लिखी हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे करेक्शन है इसके अंदर। और ये आपको मैं फॉरेन ऑथर की किताब से, कहीं और चीजों से मैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। और मैंने अभी तक जो भी चीज कही है सबका प्रूफ है, सबकी चीजें हैं, सारी चीजें इसके अंदर बन के आती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले आया। अभी ये एक्चुअल में क्या है कि हम बात कर रहे थे यहां पर डिमांड थ्योरी के अंदर, है ना। तो डिमांड थ्योरी के अंदर हमने बात की। अब मैं आपसे बात करता हूं सप्लाई के बारे में थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सप्लाई कर्व जो है आपने देखा हुआ है कि हमेशा ऐसा होता है, यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ प्राइस होती है। आपने सप्लाई कर्व ऐसे देखा हुआ है, ये सप्लाई कर्व ऐसे देखा है, नेगेटिव स्लोप्ड। धर्मेंद्र जी आप क्या बताते हैं, सप्लाई सब? सर क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देना सर। क्वेश्चन ये मैं है, था नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं। सप्लाई कर्व जो है, पूर्ति जो कर्व है वो हमेशा धनात्मक ढाल का देखा है हमने। हाँ सर। क्या जीरो ढाल का या ऋणात्मक ढाल का भी होता है? सर आवश्यक वस्तु के संबंध में ये हो सकता है सर पैरेलल। और निरत? हो तो सकता है, लेकिन कौन से केस में होगा वो मैं सोच रही हूँ। और नेगेटिव स्लोप का नहीं आइडिया है। अरे आइडिया है, अभी मैं जैसे आइडिया दूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आपको कहोगे हाँ सर होता है, कैसे नहीं होता है। और थोड़ा सा आप लोग बताइए, संगीता गर्ग। सर पब्लिक गुड्स में ये बेलसदार हो जाता है, लोचदार सॉरी। यहाँ पे मैं लोचदार बेलोचदार की बात नहीं कर रहा, केवल स्लोप की बात कर रहा हूँ। धनात्मक ढाल, जीरो ढाल, और वो सर नेहा नेगेटिव तिवारी। का तो पता नहीं। नेगेटिव को पता नहीं है। अच्छा मेरे को ये बताओ, सप्लाई साइड जो है ऐसा ही क्यों होता है, इस पे बात करते हैं अपन। जैसे वो कहते हैं ना कि ऋतिक रोशन की जो एक पिक्चर है उसमें बोलता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्योंकि उसकी 6 उंगलियां, तो वो बोल रहा है तो मैं ऐसा हूं। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि ये सप्लाई कर ऐसा ही क्यों होता है? नेहा तिवारी। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी बोल रहे सर हैं। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी सर। प्रोड्यूसर क्वांटिटी बढ़ा देंगे सर। अरे तो ऐसे के अंदर जो प्राइस जो है घटेगी तो क्या बोलते हैं, क्वांटिटी इसमें भी बढ़ेगी। यहाँ पे प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी इसके अंदर। सप्लाई कर तीनों होते हैं, मैं बताऊंगा, तीनों होते हैं, लेकिन अपन को यही मालूम है। अब मैंने क्या, चलो मैंने क्या आपको ये मालूम है तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि ये ऐसा ही क्यों होता है। रुपेश जी।
तो लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं, ये तो अब ये वाली तो अपन ने तो इसमें भी तो है, इसमें तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। जी जी। तो ऐसा ही क्यों? चलो मैं थोड़ा सा इसके अंदर बताता हूँ। ये जो सप्लाई कर होता है, ये होता है, हाँ क्या? परिवर्तित अनुपातक नियम के कारण। नहीं नहीं नहीं, कनिष्का बता देगी। सब मार्जिनल कॉस्ट से डिराइव करते हैं सप्लाई कर्व को, तो वो राइजिंग पोर्शन पे होता है इसलिए। वो तो ऐसा होता है, ये जो है ऐसे ऐसे सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न्स टू कॉस्ट वाला। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी एस लिखना चाहिए, सी गलत लिख, पैमाने के, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये है क्या? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट। ये है आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी बढ़ती लागतों के अंतर्गत सप्लाई कर्व जो होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। जब स्थिर लागत होती है तो वो हमारा जो है वो क्या होता है? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होता है। और जब क्या बोलते हैं घटती लागत या वर्धमान पैमाने के प्रतिफल होते हैं तो हमारा धनात्मक ढाल का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बढ़ती लागत वाले उद्योग, स्थिर लागत वाले उद्योग और घटती लागत वाले उद्योग। बढ़ती लागत, स्थिर लागत और घटती लागत। अब बात आती है कि सर सप्लाई कर्व ऐसा ही क्यों होता है? तो इसमें क्या है, कनिष्का ने आंसर दे दिया इसका, क्योंकि सप्लाई कर्व जो बनता है आपको मालूम है कि शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बीच में से काटता हुआ शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का वह बढ़ता हुआ भाग जो उसके न्यूनतम बिंदु से ऊपर की तरफ होता है, ये कहलाता है क्या? सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन। और इसकी जो डेफिनेशन है सप्लाई कर्व वो क्या है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एवीसी। और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होता है वो क्या होता है? LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर से जो LMC कर्व निकल के जाता है उसका जो राइजिंग पार्ट होता है, उसका जो ये राइजिंग पार्ट होता है ये कहलाता है क्या? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो यहां पे आता है क्या? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम LAC। मिनिमम LAC। इसलिए क्या बोलते हैं हमेशा जो सप्लाई कर्व होता है ना वो धनात्मक ढाल का आता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा पूर्ति वक्र जो है वो कब बनता है? सीमांत लागत का वह बढ़ता हुआ भाग, यानी सीमांत लागत का वह बढ़ता हुआ भाग जो औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु से ऊपर की ओर होता है, वो हमारा क्या बनता है? फर्म का सप्लाई कर, फिर इसका एग्रीगेट निकाल के मार्केट का सप्लाई कर बनता है। इसलिए ये क्या बोलते हैं हमेशा धनात्मक ढाल का होता है। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि सब क्या बोलते हैं सप्लाई और प्राइस में धनात्मक रिलेशनशिप होता है। ये तो अमूमन है कि भाई ऐसा होता है तो इसलिए बन रहा है। अब मैं ये कहूं कि कोई भी दो वेरिएबल्स के अंदर यदि पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो लाइन हमेशा सीधी आएगी। तो ये तो एक मैथ्स है, लेकिन रीजन क्या है आप लोगों को? अब जो पहला आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, सब कुछ किया है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब तक आप क्या बोलते हैं कोई भी टॉपिक के अंदर वाई
नहीं लगाओगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये क्यों हुआ, क्या रीजन है? मैं आपको कोई भी थ्योरी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर ये नहीं कहूंगा ये ऐसा ही होता है, उसका रीजन जरूर होगा। और वो रीजन क्लियर होने के बाद हमारा सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा।